Hi everyone, welcome back to this another video of CSIR Net Life Science previous year question 51 नंबर। आज का ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 51 होने वाला है। इसके पहले हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ जाएगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ये CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड सीरीज़ होती है, जिसमें कि हम दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं और 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होती है, जिसमें कि हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पैटर्न पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज सैटरडे है जहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको लगेंगे, लेकिन बहुत ट्रैपी क्वेश्चंस होते हैं। डेली PYQ सीरीज ही होती है, 1 सब्जेक्ट एवरीडे हम डिस्कस करते हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होते हैं, एक एक करके आपको उसके जवाब देने होते हैं, और अगर नहीं पता चल पा रहा है तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक छोटे से कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। तो अच्छी चीज़ों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो होंगी जरूर। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से एक एक करके शो होंगे, उनका जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, पहले समझते हैं। DNA RNA प्रोटीन्स आर, यानी DNA RNA प्रोटीन्स ये क्या होते हैं? होमोपॉलीमर्स, यानी एक जैसे केमिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे लगे हों। लीनियर पॉलीमर्स, मोनोमर्स एंड हेटेरोमर्स। मोनोमर्स एक सिंगल यूनिट के, हेटेरोमर्स यानी डिफरेंट तरह के केमिकल कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक कोई केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं? यानी कोई जो आपके डिफरेंट कंपोजिशन के कंपाउंड लगे हुए हैं वो चेन के फॉर्म में, एक सिंगल लाइन के फॉर्म में हों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर DNA RNA एंड प्रोटीन क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, DNA इज एप्टली नोन एज द, यानी DNA को हम किस काम के लिए, किसके लिए जानते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरी इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, वर्क हॉर्स ऑफ द सेल, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैकबोन। तो DNA जो होता है इसे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे जानते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? DNA को इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे जानते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्या कहता है उसे देखते हैं। RNA इज एप्टली नोन एज द, यहाँ DNA के लिए पूछा था और RNA के लिए यहाँ पूछ रहा है। तो RNA की बात करें तो RNA हमारी इंफॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करता, प्रोवाइड करता है लेकिन वो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में। अगर यहाँ पे बेसिकली अगर एक मोटे तौर पे देखें तो ये क्या कहता है? इंटरमीडिएटरी इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी ये क्या करता है कि यहाँ पे आपके जो कोडॉन होते हैं उनको लाने का काम करता है अमीनो एसिड बनाने के लिए। तो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी ऑन करने में, आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ वर्क हॉर्स ऑफ द सेल नहीं होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर बैकबोन नहीं बनाता है। प्रोटीन आर एप्टली नोन एज, प्रोटीन का क्या वर्क होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर DNA का, इंटरमीडिएटरी हो गया RNA का, ये आपका DNA का हो गया, ये आपका किसका हो गया? ये आपका RNA का हो गया। अब जब ये DNA RNA का हो गया तो प्रोटीन क्या होता है? वर्क हॉर्स ऑफ द सेल, सेलुलर स्ट्रक्चर बैकबोन। सेलुलर स्ट्रक्चर बैकबोन जरूरी नहीं होता प्रोटीन बनाए, लेकिन वर्क हॉर्स ऑफ द सेल, यानी जितना भी आप देखेंगे तो सेल वर्क कर रही, वो किसकी वजह से कर पाती? वो प्रोटीन की वजह से कर पाती। प्रोटीन का बनना, अमीनो एसिड का बनना, उसके बाद वो सारे प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस एक सेल के अंदर हो रहे हैं, जनरली प्रोटीन और एंजाइम्स के हेल्प से वो सारे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जाता है और उसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वर्क हॉर्स ऑफ द सेल होता है प्रोटीन। आई होप ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे फिर से शो होगा, उसका भी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे एक एक करके शो होंगे। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स आर। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है, ये तो कुछ थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसे ही हम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वांडर बॉल सबसे हल्का बॉन्ड होता है, सबसे लूज बॉन्ड होता है। नॉन कोवैलेंट लिंकेज अक्सर हमें देखने को मिलता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी हमें लिपिड्स के जहाँ होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा।
मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन रिले ऑन, ज़्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन किस पे रिले होती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं ये आपकी नॉन कोवेलेंट लिंकेज पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमें हमेशा के लिए कोई भी कंपाउंड एक दूसरे से अटैच होकर नहीं रहना चाहिए। वो समय आने पे या तो अलग हो सकता है और या फिर अलग दो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, या फिर वो एक साथ भी रह सकता है। तो ऐसे इंटरेक्शन को नॉन कोवेलेंट लिंकेज कहते हैं। ये हमारा फॉर्म होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा के लिए जुड़ के रह जाते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स बहुत कम देखने को मिलता है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंट लिंकेज ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड डू नॉट इंक्लूड, यानी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, बिल्कुल आता है। वैन डर वाल्स फोर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिल्कुल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये सारे किस लिए इसके अंतर्गत आते हैं, इस पे आते हैं, क्योंकि ये सारे हमेशा के लिए नहीं बनते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये डिसोसिएट होते रहते हैं, एसोसिएट डिसोसिएट देखने को मिलते हैं। लेकिन शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई ना, ये प्रॉपर्टी आ गई ये मैटर की या फिर किसी भी एटम की। तो ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हमें नहीं देखने को मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में एनर्जी किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा पहले कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे F या E कह सकते हैं। तो ये कूलॉम्ब लॉ के जरिए डिफाइंड होता है। कूम्स लॉ एक क्या होता है, ये एक हमारा ब्लड टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट तो हमें देखना नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में, ये कूलॉम्ब लॉ होता है। द एनर्जी रेंज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जनरली कितनी होती है एनर्जी, 1 kCl मोल इनवर्स से लेके लगभग 5 kCl 5 kCl मोल इनवर्स तक मानी जाती है। तो यहाँ पे 1 और 3 दे रहा है, तो जनरली हम 3 को कंसीडर करेंगे। तो 3 kCl मोल इनवर्स को कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी का रेंज है। आई होप आपको इस समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ, पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है, तो ये क्या बताता है कि एनर्जी क्या होता है किसी भी सिस्टम में हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज या फिर बढ़ती या घटती नहीं है। तो टोटल एंट्रोपी इन सिस्टम सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीज फॉर, नहीं ये तो नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नहीं हो सकता। द टोटल, ये तो शायद इसी का पार्ट था क्वेश्चन का। द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सराउंडिंग इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहती है, सही ऑप्शन हो जाएगा। द टोटल एनर्जी सराउंडिंग इज नेवर कांस्टेंट, ये गलत हो जाएगा नेवर की वजह से। तो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैव पोलर फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रोफोबिसिटी इज नोन है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें भी पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी होती है, किस लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें कि आपका पोलार हेड और नॉन पोलार आपकी क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। तो ऐसे को हम एम्फीपैथिक कहते हैं, जिसमें कि दोनों मॉलिक्यूल होते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार। तो इस वजह से ये ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर आप कोई भी फ्रेंड हो तो उसको शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक बने लेकिन सभी को थैंक यू। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के सभी को गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।